योगेंद्र योगेंद्र सर आ गए हैं सर। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। वोट चोरी की लड़ाई आपने सड़क से लेकर के कोर्ट में भी लड़ी है। हम लोग बात कर रहे थे अभी योगेंद्र सर कि सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। शाही साहब बोल रहे थे किस तरीके से ट्रेन्स में लोगों को ले जाया गया, बिहार उनको बीजेपी का पटका पहनाया गया, मफलर पहनाया गया। तो इस चुनाव को लेकर के शुरुआती रुझान तो सर अभी बहुत पोस्टल बैलेट के हैं, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो इस देश में किसी भी चुनाव में अब नहीं बचा है। अ, कई कारणों से सरकारी व्यवस्था का जो बिल्कुल खुलकर दुरुपयोग होता है। इस बार चुनाव से कुछ दिन पहले 10,000 रुपए की घूस की घोषणा की, और वो पैसा लोगों को, जब आदर्श संहिता, चुनाव संहिता लागू थी, उन दिनों ये घूस पहुंचाई गई। दूसरा, जो पैसे का अंतर है, बीजेपी के पास जितना पैसा है बाकी पार्टियों के पास पैसा है, इसमें कोई तुलना ही नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा, दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग की खुद की भूमिका एक अंपायर की नहीं, कुछ एक प्लेयर जैसी होती जा रही है। तो ये बात तो सच है। लेकिन जहां तक बिहार का ताल्लुक है, मेरा शुरू से मानना रहा है, देखिए मैं बिहार में कैंपेन भी किया है। भारत जोड़ो अभियान ने बिल्कुल खुल के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, एनडीए के विरुद्ध कैंपेन किया था। लेकिन अब चुनाव हो गया है, इस वक्त हम विश्लेषण कर रहे हैं। पहले दिन से मुझे लगा था कि ये जो चुनाव है, इसमें ये पलड़ा एनडीए के पक्ष में झुका है। और उसकी वजह बड़ी साफ थी कि एक जो राजनैतिक गठबंधन है बिहार में, यह देश की बात नहीं, केवल बिहार की मैं बात कर रहा हूं, ये जो एनडीए का राजनीतिक गठबंधन है, ये महागठबंधन की तुलना में एक बड़ा गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन। हम सब याद करते हैं कि 2020 में दोनों गठबंधन लगभग बराबर थे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि चिराग पासवान उस वक्त बाहर थे। अगर आज के समीकरण के हिसाब से देखें तो 2020 में भी एनडीए 4-4.5% आगे था। लोकसभा चुनाव में एनडीए 8% आगे था। तो एक ये बड़ा पॉलिटिकल कोएलिशन है, और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सामाजिक कोएलिशन के लिहाज से भी एनडीए ने बिहार में एक बड़ा कोएलिशन बनाया है। महागठबंधन मुख्यतः निर्भर करता है मुस्लिम यादव, जो कि मिला के 32% है बिहार की, और उसके साथ कुछ अन्य जातियां, रविदासी, अभी मल्लाह जुड़े हैं, इन सबको जोड़ दिया जाए तो कुछ 40-42% वोटर में से महागठबंधन अपने वोट निकालता है। अगर आप एनडीए को देखें तो एनडीए का कोर वोट सिर्फ 28% है, जिसमें अगड़े हैं, जिसमें पासवान है, जिसमें कुर्मी है, कोई है, सब मिला दीजिए तो 28% के करीब है। लेकिन एनडीए का जो कोर के अलावा जो वोटर है, जिसमें बहुत बड़ा ईबीसी वोटर शामिल है, वो लगभग 20% है। तो इसलिए एनडीए अपना, महागठबंधन अपना वोट 40-42 में से ड्रॉ करता है, एनडीए अपना वोट कोई 50% में से ड्रॉ करता है। तो याद रखिए, शुरुआत से ही एक पॉलिटिकल कोalition के तौर पे और एक सोशल कोalition के तौर पे एनडीए बड़ा है, इसलिए उसे एक एडवांटेज है। इसको आप कैसे पलट सकते हैं? इसको आप तभी पलट सकते हैं अगर आप सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में, अगर आप लोगों में जो असंतोष हो, लोगों में जो गुस्सा हो, उस गुस्से को एक राजनीतिक मुद्दा बना सके। क्या वो बन पाया? उसकी कुछ झलक दिखाई दी, मगर मुझे ऐसा शुरू से नहीं लगा कि वो उस तरह का मुद्दा बन पाया। और जो थोड़ा बहुत बन पाया, उस पे जो महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली घूस स्कीम थी, उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो मुझे पहले दिन से लग रहा था कि बिहार में एनडीए को एडवांटेज है, जो कि शायद पलटा नहीं गया। एक पत्रकार के रूप में हम सब लोगों का ध्यान रहता है आखिरी 5-10 दिन में जो हुआ, आखिरी 1 महीने में जो हुआ, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो हुआ, इन सब चीजों में। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं पॉलिटिक्स के, वो बिहार में एनडीए के पक्ष में थे और चुनाव के दौरान रहे, ऐसी मेरी समझ थी। सर योगेंद्र जी, स्मिता जी भी हमारे साथ, आशीष भी हैं, कार्तिकेय भी हैं। एक सवाल आपसे सर पूछना था हमें कि इस चुनाव में के शुरुआती रुझान आ रहे हैं, वो बैलेट पेपर के हैं, ईवीएम तो अब जस्ट खुलने वाली ही होगी। बहुत क्लोज फाइट नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण के हिसाब से या बाकी चीजों के हिसाब से, योगेंद्र जी हम लोग जब कवर करते हैं इलेक्शन जाकर के तो बहुत शुरुआत में तो मुद्दे नजर आते हैं, लेकिन बिहार में एक चीज हमने खुद ग्राउंड पे जाके फील की कि जैसे जैसे पोलिंग नजदीक आती है,
वैसे वैसे जो कास्ट डिवीजन है, जो जाति है, वो मुद्दों पर हावी नजर आती है। सर आप क्या कहेंगे इस पर? सही कह रहे हैं आप। जो जाति है वो जाति नहीं, मतलब बिहार का और देश के काफी इलाकों का ये अनुभव है। जाति कब जाती है? जाति तब चली जाती है जब कोई ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जिसपे तमाम जात बिरादरी के लोग सोचते हैं कि नहीं भाई अब ये तो बहुत हो गया, इसके ऊपर तो खड़ा होना होगा। बिहार में ऐसे मुद्दों की कोई कमी नहीं है। गरीबी, वहां पे शिक्षा की जो स्थिति है, वहां जो स्वास्थ्य की बदहाली है, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन एक तो कि जनता का असंतोष जो है वो गुस्से का स्वरूप ले, और दूसरा जनता के सामने एक ऐसा स्पष्ट विकल्प हो जहां उन्हें लगे कि भाई ये तो बेहतर कर देंगे, इसमें कोई मतलब दूसरों से तो कम से कम बेहतर है। ये दोनों चीजें हो पाई या नहीं, आप सब लोग जमीन पे घूमे, आपने देखा होगा। बिहार में शुरू में मुद्दे उठे, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठा, जो कि वास्तव में इतना बड़ा पलायन, जिस प्रदेश से 75 लाख लोग बाहर हों, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार की गरीबी, बदहाली, ये सब मुद्दे उठे। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि बिहार का जो सामाजिक संक्रमण है, जो 1990 के करीब शुरू हुआ, एक तरह की सामाजिक क्रांति बिहार में हुई मंडल के बाद, लेकिन वो संक्रमण आके कोई 2000 के करीब आके रुक गया था। लालू प्रसाद यादव जी का राज 2005 तक चला, लेकिन चूंकि सामाजिक संक्रमण के साथ सरकार पर, गवर्नेंस पर, शासन के मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं था, उसके चलते जो सामाजिक संक्रमण था ये रुक गया। दक्षिण भारत में जब सामाजिक संक्रमण हुआ तो उसने पूरे समाज को बदला, सत्ता को बदला, राजनीति के समीकरण को बदला। लेकिन बिहार का संक्रमण आके रुक गया, और उसके बाद जो बिहार में हुआ है वो एक तरह की फ्रीजिंग है। जो एक शुरू में कोएलिशन था जो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बना था, उस कोएलिशन से कुछ कुछ टुकड़े बाहर निकले और एक वैकल्पिक कोएलिशन बना नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और कुल मिला के वो सोशल कोएलिशन जो है वो लगभग फ्रोजन है बिहार में। कम से कम मुझे इस चुनाव में उसके बहुत बदलने के आसार दिखाई नहीं दिए। बदलाव इतना जरूर दिखा कि यादव और मुसलमान शायद पहले से ज्यादा उत्साहित होकर महागठबंधन की तरफ हैं। लेकिन याद रखिए, जब यादव और मुसलमान ज्यादा उत्साहित होकर महागठबंधन के पक्ष में जाते हैं तो उसका एक परिणाम यह होता है कि बाकी सब जाति समुदाय का वोट भी एनडीए के पक्ष में पहले से ज्यादा बढ़ता है। ऐसा होता मैंने दिखाई दिया। जी स्मिता जी एक सवाल, फिर कार्तिकेय का एक सवाल लेंगे योगेंद्र जी से। स्मिता जी पहले आप। योगेंद्र जी नमस्ते। जो बात अभी आप कह रहे हैं सोशल कोalition को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है इन चुनावों को हम सीधे तौर पर जो है एक नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव की लड़ाई के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार का फैक्टर है जिसे लेकर इतनी बातें की गई इंदर अनाप की भाई वो अस्वस्थ हैं, उनको एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दल बदलू है, वो पलटू कुमार है, बावजूद इसके ये लग रहा है कि 2010 के बाद शायद ये जेडीयू और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली ये सबसे बेहतरीन जो है उन्होंने वो चुनाव वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार फैक्टर को इस वक्त आप कैसे डिकोड करेंगे सर? कि मतलब एक 20 साल तक सीएम बनने के बाद क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये सोशल उनका कोalition वोट बेस ही है जो उनके जो इतनी मजबूती से जो है जिसकी वजह से वो अभी भी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? स्मिता जी, नीतीश कुमार जी के बारे में कई चीजें हैं जो मुझे हैरान करती हैं। मुझे ये कहना चाहिए कि एक मायने में वो मेरे गुरु भाई हैं, यानी कि वो किशन पटनायक को अपना गुरु बताते हैं, जिन्हें मैं अपना गुरु कहता हूँ। और उस नाते नीतीश कुमार जी के राजनीति से मैं बहुत बहुत निराश हुआ हूँ, जिस किस्म के काम उन्होंने किए हैं। लेकिन फिलहाल हम बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं। और सच ये है कि नीतीश कुमार जी की सरकार की जो जमीन पर परफॉर्मेंस रही, अ, उसके बारे में जिस किस्म का असंतोष और गुस्सा मैंने सोचा था जनता में होगा, और वैसा दिखाई नहीं दिया। आपकी तुलना यदि मैं करूं, हालांकि विचित्र है वो तुलना, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के बारे में एक सामान्य लोगों की धारणा थी, अरे भाई बहुत हो गया, अब तो मामा तुम जाओ। या हरियाणा में आप खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में पूछते तो लोग कहते ना भाई बहुत हुआ, अब तो उनका समय था जाने का। वैसी धारणा आज भी नीतीश कुमार के बारे में नहीं। क्या इसका कारण ये है कि नीतीश कुमार ने तो बहुत शानदार बिहार में गवर्नेंस किया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वजह एक तो ये है कि बिहार में जो एक्सपेक्टेशन है
वो बहुत कम है। सरकार से लोग बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते, सरकार से बहुत ज्यादा जरूरत महसूस नहीं करते। बहुत विचित्र सी चीज है, जैसे जिस राज्य में इतनी बदहाली है, जिस राज्य में इतनी गरीबी है, वहां पे लोगों को लगता है हाँ 10 साल पहले वो सड़क बनाया तो था, नीतीश बाबू ने ही बनवाया था। एक तो वो है। और दूसरा, हालांकि लोकप्रियता में तेजस्वी, जैसा आपने देखा होगा, शायद कोई भी ओपिनियन पोल नहीं है जिसमें तेजस्वी नीतीश कुमार से कम हो लोकप्रियता के मायने। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि महागठबंधन में केवल एक ही व्यक्ति प्रोजेक्ट होता है और एनडीए में एक से ज्यादा लोग प्रोजेक्ट होते हैं, तो एनडीए का वोट थोड़ा चितरा जाता है, ये संभव है। तो केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता की बात नहीं है, लेकिन बिहार के जो महागठबंधन के परंपरागत वोटर हैं, उनके बाहर ये जाके छवि बनाना कि भाई हम बेहतर सरकार देंगे, हम आपको लॉ एंड ऑर्डर देंगे, आपको असुरक्षित महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात तेजस्वी यादव अभी तक स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। ये जो जंगल राज की बात है, जिसको मीडिया बहुत उछालता है, लेकिन सच ये है कि ये बात लोगों के मन से अभी तक गई नहीं है। और ये बात केवल फॉरवर्ड कास्ट की नहीं है, फॉरवर्ड कास्ट के बाहर भी लोगों के मन में इस तरह का एक भय रहता है। और उसको एड्रेस करने के लिए महागठबंधन और तेजस्वी यादव जो कुछ कर सकते थे, वो कर नहीं पाए। वो कर नहीं पाए। अगर कार्तिकेय बत्रा जी हैं, तो अगर वो एक सवाल पूछना चाहें, योगेंद्र सर हमारे साथ हैं, वो एक सवाल पूछें। योगेंद्र सर, जब तक कार्तिकेय पूछ रहे हैं, एक बात आपसे ये पूछनी है कि हमने देखा कि जो गठबंधन भी था कांग्रेस और आरजेडी का, उसमें भी बीच में बहुत गांठें थी, क्योंकि हम लोग वहां रिपोर्ट कर रहे थे उस दौरान, बहुत खींचतान, 11 सीटों पर तो आमने सामने की लड़ाई है। बहुत बहुत जगहों पर कांग्रेस के विद इन कांग्रेस बगावत है। कांग्रेस और आरजेडी कुछ सीटों पर भले ही चुनाव ना लड़ रही हो, लेकिन अपना वोट नहीं ट्रांसफर करा रही हैं। तो ये एक और चुनौती है कि जो गठबंधन बहुत वो कमजोर नजर आया। पहले सवाल का जवाब, फिर कार्तिक के एक सवाल पूछेंगे आपसे, योगेंद्र सर। सौरभ भाई, देखिए, राजनीति के जो विश्लेषक हैं उनका ध्यान अमूमन चुनाव घोषणा के बाद की चीजों पे ज्यादा जाता है। और ये बात सही है कि महागठबंधन में खींचतान थी, ये बात सही है कि मीडिया ने उस पर खींचतान को खूब उछाला भी। लेकिन अंततः खींचतान तो दूसरी तरफ भी थी, ऐसा नहीं है। और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी सिर्फ मौके की तलाश में है कि कैसे जेडीयू को या तो कम किया जाए या उसे खत्म किया जाए। मतलब जेडीयू को शिवसेना कब बनाया जाए, बीजेपी इसकी तलाश में। ये बात कोई बिहार की जनता से छुपी हुई नहीं है, ये बात चुनाव में छुपी हुई नहीं थी। तो खींचतान तो दूसरी तरफ भी थी, दोनों तरफ थी। हाँ, महागठबंधन की खींचतान को उछाला थोड़ा सा ज्यादा गया था, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उसको देख पा रहे थे। लेकिन मेरे को जहां तक अब मेरी जानकारी है, वास्तव में वोट का बिखराव शायद 5-6 सीटों पे हुआ था। तो अगर एनडीए आगे निकलता है और महागठबंधन पीछे रहता है, जिसके शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, तो उसका प्रमुख कारण मैं इसे नहीं मानूंगा। हाँ, जरूर इसकी वजह से बदमजगी और पब्लिक इंप्रेशन खराब हुआ, वो ज्यादा बड़ा नुकसान था, बजाय कि उन सीटों पे जो नुकसान हुआ होगा। कार्तिकेय, आपका सवाल है। नमस्कार डॉक्टर यादव। आई थिंक काफी सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। मैं बस ये कह रहा था डॉक्टर साहब कि एक चीज हमें दिखी डॉक्टर योगेंद्र यादव की, मल्लाह जैसी जातियां, इवन ताती तत्व जो लग रहा था कास्ट बेसिस पर एमजीपी की तरफ आएंगी, उसमें मुझे लगता है जो आपने नीतीश जी का जिक्र किया कि वो जो 10,000 रुपए का अमाउंट हो, या उनका एक जनरल जो वेलफेयर स्टेट उन्होंने महिलाओं के लिए बनाया है। और मैं एक बात जोड़ दूं सर, कि ये जो बुरी आदत है कैश ट्रांसफर की ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन, ये इंडिया अलायंस में भी लग चुकी है। पिछले साल झारखंड में भी सेम चीज की गई थी, महाराष्ट्र में भी की गई थी। मुझे लगता है इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइंस बनानी चाहिए। ब्रॉड एक अलग डिबेट है इस पर मुझे लगता है, ताकि अक्रॉस पार्टी ये अब्यूज ना किया जाए। बट मेरा सवाल सर ये था कि हमने ये देखा कि महिलाएं उन कास्ट ग्रुप्स में महिलाएं बन के वोट कर रही थी, कि इवन इफ सोशल कोएलिशन आपका बाय कास्ट एमजीपी की तरफ जा रहा था, लेकिन नीतीश जी ने महिलाओं को वहां पे रोक लिया था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हमको लगा। इस पर अगर थोड़ा बोलना चाहें तो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस को और इसमें इंसाइट मिलेगा। थैंक यू सर। बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कार्तिकेय जी आपने, क्योंकि ये चुनाव केवल
जातियों का चुनाव नहीं था। और ये जो महिलाओं का एंगल है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और सिर्फ पहला चुनाव नहीं है बिहार में, पिछले कई चुनाव से नीतीश कुमार ने महिलाओं में अपनी एक पैठ बनाई है, अपनी एक वोट बैंक बनाया। पिछली बार सवाल दारूबंदी का था, उससे पहले लड़कियों को साइकिल देने का मुद्दा था। तो महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप में पहचानना और स्थापित करना, ये राजनीति की बहुत अच्छी चीज है, मैं समझता हूँ। और उसके लिए मैं दोष नहीं देता। जो बुरी चीज है वो आपने बिल्कुल सही बताया, ये जो आखिर में घूस देना 10,000 रुपए वाली, आपने झारखंड का जिक्र किया। लेकिन याद रखिए शुरुआत इसकी मध्य प्रदेश से हुई। मध्य प्रदेश में पहली बार ये लाडली बहन योजना के नाम से शुरू हुआ था, और दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग ने इन पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की है। जबकि चुनाव आयोग ने दूसरे जगहों पर जब ऑपोजिशन पार्टी ने इस तरह की कुछ चीजें करने की कोशिश की थी, तो उन पे मर्यादा लगाने की कोशिश की थी। लेकिन जब बीजेपी को फायदा होता है इन चीजों से, तो चुनाव आयोग चुपचाप से पीछे बैठे रहता है। आपने देखा होगा इस बार तो सारा का सारा पैसा आचार संहिता लागू होने के बाद लोगों के अकाउंट में दिया गया। चुनाव के आखिरी दिन तक पैसा दिया जा रहा था। ये तो इस तरह की चीज तो बिल्कुल लोकतंत्र की न्यूनतम मर्यादा को ध्वस्त कर देगी। तो निश्चित ऐसी चीजों पे एक नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन अगर महिला वोटर की बात करें, देखिए दो तीन चीजें हो रही। पहला, महिलाएं स्वतंत्र रूप से, मतलब अपने परिवार के मर्दों से अलग सोच के महिला वोट दे रही है। आज इसका फायदा एनडीए को हो रहा है। लेकिन अंततः मैं जरूर कहूंगा लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा लक्षण है। तमाम जाति, तमाम समुदाय की महिलाओं में अगर अपनी एक स्वतंत्र सोच बनती है तो ये एक पॉजिटिव है। और दूसरी चीज जो हो रही है, महिलाओं का टर्न आउट बढ़ रहा है। बिहार में पिछले 2-3 चुनाव से महिलाएं कुल मिला के पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही हैं। हालांकि वोटर लिस्ट में महिलाओं की प्रोपोर्शन कम है जितना अनुपात में होना चाहिए, और दुर्भाग्यवश एसआईआर की वजह से महिलाओं का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए था जनसंख्या के हिसाब से, उससे भी गिर गया है। लेकिन महिलाओं ने ज्यादा वोट देकर, टर्नआउट ज्यादा देकर इसको बदल दिया है। तो महिलाओं का टर्नआउट अंततः एनडीए के पक्ष में जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। डॉक्टर साहब मैं एक मिनट बस 2 पॉइंट्स रेज करूं। डॉक्टर यादव, इस चुनाव को इस वजह से, जैसा आपने कहा, केवल जाति नहीं, जब हम फील्ड पे थे इसको हमने कहा था एजीसी इलेक्शन, एज जेंडर कास्ट, ये अलग अलग डायमेंशंस पर लड़ा गया ये चुनाव। और जाति एक कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट था, बट कई लोगों ने उस पर उठकर भी किया वोट। मैं सौरभ एक अपडेट कर दूं कि जैसे अब जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं तो मामला क्लोज हो रहा है। एक सोर्स हमें बता रहे हैं चैनल पे 111 और 87, और मैंने जो आपके दर्शकों से पहले कहा था, जो स्पेशल पैटर्न है ट्रेंड्स का, वो बहुत डिटरमिन करेगा कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। पिछले कुछ मिनट में मगध भोजपुर की लीड्स आई हैं, जहां महागठबंधन ने पिछली बार भी डोमिनेट किया था, और एटलीस्ट इन इनिशियल ट्रेंड्स में वो डोमिनेट फिर से कर रहे हैं। तो वो जो लीड्स चंपारण और अंग प्रदेश से आ रही थी एनडीए को, जो उनके बेस्टियंस माने जाते हैं, उसका कॉम्पनसेशन कुछ हद तक हुआ है जब ये लीड्स आई हैं मगध भोजपुर और सीमांचल से। स्मिता जी। नहीं, मैं सिर्फ योगेंद्र जी से, क्योंकि वो महिलाओं के मुद्दे पर सवाल उठाया जा रहा था, मैं इस बात से पूरी तरह से अग्री करती हूँ कि ये किसी भी इलेक्शन में आई थिंक हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक इश्यू हो गया है कि जो सत्तारूढ़ पक्ष है, अगर वो कैश ट्रांसफर इन बिटवीन इलेक्शंस कर रहे हैं, विपक्ष तो उसके लिए प्रोमिसेस ही दे सकता है, विपक्ष उसके काट नहीं निकाल सकता, और वहां चुनाव आयोग का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। लेकिन सर, महिलाओं के मुद्दे पर जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि महिलाओं का टर्नआउट तो बढ़ रहा है, महिलाओं के लिए स्कीम्स जरूर अनाउंस किए जा रहे हैं इस टर्नआउट को देखते हुए, लेकिन क्या एक्चुअली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ रहा है? जब आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वो ट्रेंड्स जो है अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं कि ग्रेटर नंबर में जो है महिलाएं लड़ रही हैं चुनाव। बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता जी। राजनीति पे जो पुरुषों का वर्चस्व है वो नहीं टूटा है। लेकिन कम से कम चलिए पहले चरण के रूप में आपने ये तो रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि महिला एक स्वतंत्र वोटर है। महिला के वोट को लेना पड़ेगा। केवल पुरुषों से बात करके आप एज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ महिला भी वोट डाल देगी। ये ट्रेंड अगर देश भर में बढ़ता है तो कम से कम महिला वोटर के रूप में स्थापित होती है, लीडर के रूप में अभी स्थापित इससे नहीं होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और पार्टियों का जो तरीका है, और जैसा कि आप जानती हैं श्वेता जी, देश भर की रिसर्च ने बार बार इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि महिला जब भी उम्मीदवार के रूप, जब उसे टिकट मिलती है तो उसके जीतने की गुंजाइश पुरुषों से ज्यादा होती है। तो दिक्कत ये नहीं है कि महिलाएं चुनाव लड़ के हारती हैं,
दिक्कत यह है कि उनको टिकट नहीं दिया जाता, वही सारी मामली है। और उसके ऊपर पुरुष राजनीति का जो वर्चस्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि ट्रेंड्स की बात हो रही थी, मैं एक चीज जोड़ दूं। अभी अलग अलग चैनल्स के ऊपर अलग अलग आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में आध पौन घंटे के अंदर सेटल हो जाएंगे। मैं अभी डॉक्टर रॉय की उन पे प्रोग्राम पे था, उन्होंने एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दिखाया कोई 20 मिनट पहले, वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोई 100 कॉन्स्टिट्युएंसीज में देखा कि जो पहली राउंड ऑफ काउंटिंग है पोस्टल बैलेट को अलग करके, क्योंकि पोस्टल को उन्होंने अलग कर दिया, वो महत्वपूर्ण है। पोस्टल बैलेट को अलग करके उन्होंने 100 कॉन्स्टिट्युएंसीज का आंकड़ा देखा पहले राउंड का, और उसमें उनका असेसमेंट ये था कि उसके आधार पे एनडीए के पक्ष में 1% का स्विंग है। और ये केवल 2020 के आधार पे नहीं है, 2020 से स्विंग नहीं है। आज की जो अलायंस सिचुएशन है उससे 1% का स्विंग है। मैं थोड़ा समझा दूं इस बात को। 2020 के चुनाव में हम सबको याद है कि महागठबंधन और एनडीए को लगभग बराबर वोट आए थे, लेकिन उस वक्त चिराग पासवान बाहर थे। तो अगर आप वीआईपी का वोट महागठबंधन में ट्रांसफर कर दें और चिराग पासवान का वोट वापस आप एनडीए में जोड़ दें, तो कुल मिला के 2020 में एनडीए को 4% की बढ़त थी एमजी महागठबंधन के ऊपर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एनडीए एक बड़ा कोएलिशन है बिहार में। और डॉक्टर रॉय के विश्लेषण के हिसाब से उस 4% से भी 1% का फायदा एनडीए को हो रहा है। अगर वैसा है, अगर वो चीज महत्वपूर्ण है, तो अभी मैं सीटों के आंकड़े को बहुत गंभीरता से नहीं लूंगा, क्योंकि वो आधे घंटे में बहुत बदल जाएंगे। लेकिन जो वोटों का रुझान है वो महत्वपूर्ण है। और अगर 1% उसकी तुलना में भी होता है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि एनडीए कोई 4, 5, 6% आगे रह सकता है महागठबंधन से। और अगर वो होता है तो एनडीए स्पष्ट रूप से आगे रहेगा। बाकी क्षेत्रीय सिचुएशन अभी मैं जानता नहीं, उस पर बहुत स्पष्ट निगाह रखनी पड़ेगी। सर, हम देख रहे हैं जो काउंटिंग सेंटर से हमें डेटा मिल रहा है, बहुत सीटों पर जो मार्जिन है वो 20, 25, 50, 80 इस तरीके का है। तो ये मतलब फिर हम यही बोल रहे हैं कि बहुत ही शुरुआती रुझान है। आशीष, अगर आप योगेंद्र सर से कुछ पूछना चाहें, बात करना चाहें, कुछ कहना चाहें। जी नमस्ते सर। मेरा एक सवाल था, खासकर ये सोशल ब्लॉक को लेके, जो हमने जो मेरी अपनी लिमिटेड समझ है उसमें हमने देखा है कि जब जब बिहार में एक बदलाव की उम्मीद जगी है, वो चाहे 1990 का चुनाव हो या 2005 का चुनाव हो, उसमें एक सोशल ब्लॉक, मतलब कि जो इक्वेशन फिट इक्वेशन कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी बेस्ड रही है, उसमें कुछ चेंज हुए हैं, हेर फेर हुए हैं। और काफी समय बाद 2020 के बाद जो ईबीसी में जो जिसमें नीतीश जी का और एनडीए का काफी मजबूत पकड़ रही है, उस सोशल ब्लॉक में ईबीसी के अंदर जो मल्लाहों की है, हालांकि मुकेश सहनी तो काफी बड़ी मात्रा बताते हैं, लेकिन 3.6 और 2.6% जो मल्लाह है, और तकमा तांती जो करीब 2% है, उसमें एक शिफ्ट देखती है। मैं थोड़ा पीछे जाके ये कहना चाहूँ, क्योंकि गांधी मैदान में अप्रैल 13 को तत्वा तांती का एक आंदोलन भी हुआ था, और उनका सबसे बड़ा आंदोलन था कि उनको पहले नीतीश जी ने एससी के अंदर डाला था, उनकी कम्युनिटी को 580 के अंदर, लेकिन बाद में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनको फिर से ईबीसी के अंदर गया था। और उनकी जो मेन आवाज थी वो ये थी कि जो हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है विधानसभा में या असेंबली में, तो हमारी बातों को कोई नहीं रखता। तो एक प्रतिनिधित्व को लेके एक भूख हमें दिखी हमारे फील्ड वर्क में भी, और थोड़ा जो कुछ हमने सर्वे किया उसमें भी तत्वा तांती का एक शिफ्ट हमने देखा। हालांकि ये बहुत छोटी कम्युनिटी है, करीब 2-2.5% का ही आंकड़ा है मेरा, और मल्लाहों के बीच में भी एक शिफ्ट दिखी, लेकिन कितना पेनिट्रेशन है ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन जो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, 1990 का चुनाव, 2005 का चुनाव, जब जब बदलाव हुआ है, एक सोशल ब्लॉक का सिर्फ होते देखा गया है। तो मैं चूंकि आप चुनाव को काफी नजदीक से, क्या ये मतलब आपको भी बिहार में भ्रमण के दौरान इन समुदायों में और इसके अलावा कोई ऐसी समुदाय में कोई भी किसी भी तरीके का टूट की कोई संभावना दिखती है?
आ, आशीष भाई, आज जो स्थिति है उसको तो आप लोग मुझसे बेहतर देख रहे हैं, जमीन पे देख रहे हैं, आप तो सर्वे भी कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है जी चीजें आप लेके आ रहे हैं। मेरी जो मोटी समझ है वो ये है कि बिहार में जब 1990 में एक तरह से सामाजिक क्रांति हुई मंडल के बाद, जिसका नेतृत्व, जिसके चेहरे के रूप में लालू प्रसाद यादव उभरे, तो याद रखिए उस वक्त बिहार की जो पहले जनता दल था, जो बाद में राष्ट्रीय जनता दल बना, वो केवल मुसलमान और यादव की पार्टी नहीं, वो बिहार के सब गरीब गुरबा की पार्टी थी। उन तमाम लोगों को जिनको सैकड़ों साल से लगता था हमें बाहर रखा गया है, उन सब के प्रतिनिधि के रूप में उभरी। लेकिन बाद में धीरे धीरे बिहार में आरजेडी एक मुस्लिम यादव पार्टी के रूप में उभरी। और ये जो इस चुनाव में आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, मल्लाह आए हैं, अब पूरा बिन निषाद पूरा समुदाय शायद नहीं आया, लेकिन वो जुड़े। उसमें आपने आईआईपी के पार्टी की मदद से जुड़ा। कांग्रेस ने एक रविदासी समाज के व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बना के वहां बदलाव करने की कोशिश की। लेकिन आशिफ भाई, आप अपने आंकड़े में देखिएगा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो आरजेडी का कोर वोटर है और उसका जो ऑक्सिलरी वोटर है, उनमें बहुत फर्क है। कोर वोटर है मुसलमान और यादव आज भी कुल मिला के 32% है, जिनका शायद 70-80% आरजेडी को वोट मिलता होगा। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सिलरी में जाते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, रविदासी समाज हुआ, चाहे ये निषाद बिंद समाज हुआ, दूसरे समाज जिनको जोड़ने की कोशिश की है, वहां मुश्किल से 50% वोट भी नहीं मिलता होगा आरजेडी को। तो ये अभी भी उस तरह का वोट बैंक नहीं। दूसरी तरफ आपको देखिए जो एनडीए का है, एनडीए को शायद 80-90% वोट देने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप फॉरवर्ड में देखें, कुर्मी में जो उसका कोर वोट बैंक है वो 28% के करीब है। फॉरवर्ड हुए, कुर्मी हुए, पासवान हुए और इस तरह के समुदायों को यदि जोड़ लें, लेकिन जो उसका ऑक्सिलरी है वो बहुत बड़ा है, लगभग 20% जो अति पिछड़े हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो कि आरजेडी की पहुंच से बाहर है। उनमें उसको कोई 60% के करीब वोट मिलता है, जिसकी वजह से वो काफी एक मजबूत स्थिति में है। और जो वापस एक वो केवल मुस्लिम यादव प्लस पार्टी की बजाय ये एक वापस गरीब गुरबा की पार्टी बने, तमाम समाज के पिछड़े लोगों की पार्टी बने, उस तरह का बदलाव कम से कम मैं पिछले कुछ समय के अंदर नहीं देख रहा हूं बिहार में। और ये सबसे बड़ी चुनौती है महागठबंधन के साथ, ये सबसे बड़ी चुनौती है वहां विपक्ष के लिए, कि कैसे आप एक ब्रॉड बेस्ड समाज के जितने भी पिछड़े वंचित लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कर सकें। क्योंकि फ्रैंकली जो हुआ है बिहार में, एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत हुई और वो 2005 के करीब जाके रुक गई। और इस लिहाज से नीतीश कुमार का होना, जो सवाल पूछा भी गया था, नीतीश कुमार का एक महत्वपूर्ण रोल ये है कि क्योंकि वो लगभग मिडिल में, कुर्मी समाज से आते हैं, मिडिल में है, फॉरवर्ड भी नहीं है लेकिन बैकवर्ड में बैकवर्ड भी नहीं। तो नीतीश कुमार की जो भूमिका रही है वो एक लिहाज से, अगर मैं सीधे तौर पे कहूं तो, अगड़े समाज के वर्चस्व को बनाए रखने का काम कोई पिछड़ा ही कर सकता है। और ये काम नीतीश कुमार ने किया है। इसके लिए मैं केवल उनको दोष नहीं दे सकता, इसके लिए जो पिछड़ों की राजनीति, जो एक व्यापक सामाजिक न्याय की राजनीति थी, वो अपनी व्यापकता से सिकुड़ गई है। और जब मुस्लिम यादव का वोट जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे मुस्लिम यादव का उत्साह महागठबंधन के प्रति बढ़ता है, उसका नुकसान ये होता है कि बाकी समाज में एनडीए को वोट भी बढ़ता है। शायद यही इस बार बिहार में हुआ है। जी, एक आरजेडी और के एक सवाल नेता थी को सर, मैसेज कर अगर रहे थे, आरजेडी के एक नेता को, बड़े नेता को वो लोग मैसेज कर रहे थे कि शुरुआत में आप लोगों को जो है बहुत पीछे नजर आ रहे हैं आप लोग, तो उन्होंने बोला है कि अभी हम कुछ भी नहीं कहेंगे, असली जो है रुझान वो 11 बजे के बाद पता चलेगा। योगेंद्र सर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो बात सही है, असली रुझान अभी हमारे को निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। जो कुछ भी अलग अलग जगह पे अलग अलग, मेरे सामने 2-3 चैनल हैं। एक चैनल महागठबंधन को आगे दिखा रहा है 100 सीट और एनडीए को 93 पे दिखा रहा है। दूसरा चैनल एनडीए को 96 पे और महागठबंधन को 70 पे दिखा रहा है। लेकिन जो चेंजेस के लिहाज से देखूं तो अभी शायद एनडीए को गेंद ज्यादा है। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि 10-11 बजे तक इंतजार करना चाहिए, तब तक आंकड़े थोड़ा स्टेबलाइज होंगे, तब तक हमें पता लग सकेगा।
स्मिता ये जी, एक सवाल अभी जो हम एक सवाल पूछ रहा था सर से। एक सोर्स से जो पकड़ रहे हैं 124 और 104, तो ये आशीष रंजन के सर्वे की रेंज का है एक्चुअली, कि इट इज नॉट वन साइडेड अभी तक, बट ये मैक्सिमम पोस्टल बैलेट्स है, और अभी तो ऐसी भी कई सीटें हैं जहां का पोस्टल बैलेट का रुझान भी नहीं आया है, तो बहुत अभी शुरुआती रुझान है ये। स्मिता जी, जब तक हम पोस्टल बैलेट और दूसरों को अंतर नहीं कर पाएंगे तब तक हमें बिल्कुल कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। उधर डॉक्टर रॉय की टीम ये कोशिश कर रही है, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है। जो पोस्टल को बाहर निकाल के केवल राउंड्स की गिनती को देख सकता है, राउंड की आपको पहले राउंड की गिनती भी मिल जाए तो पर्याप्त है। पूरे बिहार की पहले राउंड की गिनती यदि आपको मिल जाएगी तो आपको एक अच्छा सेंस मिल जाएगा, लेकिन पोस्टल को बाहर निकालना होगा क्योंकि वो बड़ा विचित्र बैलेट होगा। वही हम बोल रहे हैं कि सर बहुत सारी सीटों में जो हमारे जो ग्राउंड पे हैं, जो पोलिंग बूथ काउंटिंग सेंटर्स पे जो हमारे लोग हैं या कुछ दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो लोकल हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आज जो गिनती भी है वोट्स की, वो फर्स्ट राउंड की भी खत्म नहीं हुई है अभी सही से, और अंतर जो है वो 8, 9, 10, 12, 50 वोटों का है, तो बहुत ही शुरुआती है। कुछ और एक्चुअल में सौरभ, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे केवल 7 रुझान आए हैं अभी, 7, ओनली 7। स्मिता जी कुछ कह रही थी आप योगेंद्र जी? सर एक सवाल सर से, आपको अनम्यूट करना होगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो है धीरे चल रही है, चैनलों पर जो अभी सरकारें बन भी चुकी हैं, नहीं, लेकिन जब तक हम ये रुझान की बात कर रहे हैं, एक सीट जिस पर सौरभ ने पहले पॉइंट आउट किया था कि महुआ में पीछे चलते हुए नजर आ रहे थे तेज प्रताप, अब वो थोड़ा आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन योगेंद्र जी, जब तक हम यहाँ रुझानों की बात कर रहे हैं, पोस्टल बैलेट्स की बात कर रहे हैं, एक मैं थोड़ा सा डाइवर्जन करना चाहूंगी, क्योंकि एक जो बाइपोल है तरन तारन में, उस पर भी काफी दिलचस्पी नजर आ रही है लोगों की, जहां पर एक हमारे इनफैक्ट दर्शक है सौरभ आपके, जो सुबह से आपको कॉफी हमारे नाश्ते के लिए सुपर थैंक्स कह चुके हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए इस बाइपोल की जो टेस्ट है उसको आप कैसे देख रहे हैं? और बिहार में काफी लोग बार बार ये कंपैरिजन लेकर आ जाते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के अरविंद केजरीवाल हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तरन तारण पे तो हमें वेट करना पड़ेगा। जनरली आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें अच्छा परफॉर्मेंस, और उसका एक पंजाब का फॉर्मूला भी है कि पूरी की पूरी सरकार उतर जाती है जहां पे भी बाईपॉल होता है, और इसलिए अमूमन सरकार जीत जाया करती है। प्रशांत किशोर को बिहार का अरविंद केजरीवाल कहना कई मायनों में ठीक नहीं होगा। देखिए, मेरे विचार से मेरी अपनी समझ है कि प्रशांत किशोर का वोट कोई 4-5% के करीब आएगा। शायद आशीष जी का ओपिनियन पोल भी यही कह रहा। सीटों की संख्या में मेरी अपनी समझ है कि उनकी संख्या बहुत ही, मतलब बिल्कुल हैंडफुल भी होगी, एक हाथ की उंगलियों पे गिन पाएंगे, कुछ वैसी ही सीटें आएंगी। तो ऐसे में तमाम तरह के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मैं केवल 2 चीज कहना चाहता हूं प्रशांत किशोर पे, और उसके बाद माफ कीजिएगा मुझे जाना होगा। बिल्कुल। देखिए, एक बात तो ये कहना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर ने जितनी मेहनत की गांव गांव जाके बिहार में, और जिस तरह से सही मुद्दों को उठाया, मीडिया ने भी उनको जगह दी, ये साबित करता है कि बिहार में अगर आप सही मुद्दों को उठाएं, उनके लिए स्पेस है। सीट उनको नहीं मिलेंगी, वोट उनको शायद 4-5% आएगा, लेकिन बिहार का कोई गांव नहीं है जहां लोगों ने नाम नहीं सुना हो। बिहार का कोई चर्चा नहीं है जहां उनके उठाए हुए मुद्दे उठ नहीं रहे। तो ये साबित करता है, और ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण है, कि आप अगर शिद्दत से कुछ सवालों को उठाएं तो बिहार में भी वो सवाल उठ सकते हैं। दूसरी चीज जो साबित करता है, क्योंकि उनके वोट अंततः वोट बहुत कम होंगे, वो ये साबित करता है कि आप पेड एम्प्लॉयज के जरिए, वेतन भोगी कर्मचारियों के जरिए जन आंदोलन नहीं चला सकते। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस किस्म का पैसा झोंका, पैसा बाकी पार्टियां भी झोंकती हैं, और इसलिए केवल प्रशांत किशोर पे आरोप लगाना गलत होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से तुलना में ये दिक्कत है कि वो एक जन आंदोलन था जो जमीन से उठा था, और यहाँ एक व्यक्ति था जो कि वेतन भोगी कर्मचारियों अपनी मेहनत और अपनी समझ के जरिए एक आंदोलन करने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं होता, और वो भी लोकतंत्र के लिए कोई बुरा लक्षण नहीं। जी, थैंक यू योगेंद्र सर, आप हमसे जुड़े, तो कुछ होगा तो जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग जुड़ने के लिए। थैंक यू योगेंद्र सर।